हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला इंजीनियर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको भारतीय राज्य व्यवस्था का यूपीएससी का पीवाईक्यूज करवाने वाले हैं। इसमें हम 1998 से लेकर 2023 तक के कंप्लीट जो पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए चैप्टर वाइज करवाएंगे। तो सबसे पहले हम संवैधानिक प्रारूप और ढांचा से संबंधित जितने क्वेश्चन थे उनको लेकर वीडियो बना रहे हैं। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो हो चुकी है जिसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कशन किए, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। इसमें कि क्वेश्चन 11 है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो ये अनुसूचियाँ है, इन अनुसूचियों से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो इस वीडियो में फिर से बता देता हूँ। जो इसका ये पूछ रहा अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण, ठीक है, ये आता है आपकी 5वीं अनुसूची में, यानी इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी। और एक होती है 6वीं अनुसूची और एक होती है 5वीं। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों को बता देता हूँ। देखिए, जब क्वेश्चन में आएगी अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रशासन और नियंत्रण दोनों शब्द ध्यान रखिएगा। जब प्रशासन और नियंत्रण दोनों शब्द एक साथ आते हैं तो उसका वो 5वीं अनुसूची में जिक्र किया गया इसका। लेकिन जब केवल आपका प्रशासन शब्द ही आता है केवल कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित उपबंध किस अनुसूची में किए गए हैं, तब आपका केवल 6ठी अनुसूची आएगा उसके लिए, ठीक है। कब आएगा? जब केवल प्रशासन और जब प्रशासन नियंत्रण दोनों दे रखे हो उसका करेक्ट आंसर रहेगा 5वीं अनुसूची, ठीक है। तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में देखिए शपथ के बारे में जिक्र किया गया है। और 7वीं अनुसूची है, पुराने वीडियो में मैंने बताया था कि जो आपकी विषय है या फिर सूचियों का विभाजन है, जैसे कि संघ सूची हो गई, समवर्ती सूची हो गई, राज्य सूची हो गई, उनका विभाजन है वो 7वीं अनुसूची में दे रखा है। और 9वीं अनुसूची है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी इससे क्वेश्चन बना है। 9वीं अनुसूची में आपका यह राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियाँ दे रखी है इसमें। और जो संविधान में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, ये हुआ था आपका प्रथम संविधान संशोधन, इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। दोस्तों, दिवाली का समय है तो पटाखे फूट रहे, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है आपको पटाखों की आवाज़ आए, लेकिन हमको अपने एंजॉय के रूप में लीजिएगा। थोड़ी बहुत आवाज़ आती है तो उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है, ये आपका 2013 में पूछा गया है। इसमें सन भी दे रखा है। हम देखिए चैप्टर वाइज पढ़ते जा रहे हैं और सन वाइज कि 2013 में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका। ये कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान में बहुत सारी इनमें चीज़ें हैं, उद्देशिका, मूल अधिकार, डीपीएसपी, इनमें से जो आर्थिक न्याय है उसका जिक्र किस में किया गया है या किस में जिक्र किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, देखिए उद्देशिका में आते हैं न्याय, 3 तरह का न्याय आता है उद्देशिका में हमारे, ठीक है। कौन कौन सा आता है आपका? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये आपको उद्देशिका में आता है, ठीक है। और ये डीपीएसपी इसका जो अनुच्छेद 38 है आपका, आर्टिकल 38, इसमें भी जिक्र किया गया है आपका कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आर्थिक न्याय प्रदान करेगा। कौन? राज्य प्रदान करेगा। तो जो डीपीएसपी और आपकी उद्देशिका दोनों में जिक्र किया गया है न्याय का, तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें आपका 38वां आर्टिकल में देख लीजिएगा आप, इसमें जिक्र किया गया है। जब मूल अधिकार है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल अधिकार में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि आर्थिक न्याय राज्य का प्रोवाइड करवाएगा, इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, 1998 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन और 2009 में भी पूछा गया है और फिर 2014 में आया है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब मैं साथ साथ में आपको क्वेश्चन के साथ ये बताता जाऊँगा, कोई क्वेश्चन है तो पिछली बार कितनी बार आ चुका है या रिपीट होने की कितनी संभावना है। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आप तो आपको ये भी समझ आएगी कि क्वेश्चन कई बार तो हुबहू पूछ लिया जाता है रिपीटेशन में, या फिर कई बार क्या हो जो ऑप्शन होते हैं ये ऑप्शन में से पूछ लिया जाता है। जैसे कि दूसरी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 5वीं, 10वीं, जैसे 5वीं अनुसूची इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था।
तो यूपीएससी का यदि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात करें तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हर एग्ज़ाम में, हर साल हर एग्ज़ाम में मिलेगा यूपीएससी की। क्यों? क्योंकि या तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएगा या फिर ऑप्शन के थ्रू मिल जाएगा। जैसे गोल्डन मैसीर था, वो भी 2000 आपका 23 का 2022 में आया था गोल्डन मैसीर, उसमें भी आपको पूछा गया था, वो भी ऑप्शन से पूछ लिया गया था। और 2023 में तो एक क्वेश्चन हूबहू पूछा गया था 2019-20 के आसपास। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते देखिए कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है। ये आपका है 10वीं अनुसूची, यानी डी आंसर इसका करेक्ट रहेगा। देखिए 10वीं अनुसूची के बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि ये आपका 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। 52वां, 1985 और 10वीं अनुसूची, 3 शब्द याद रखिए दल बदल से संबंधित। 52वां संविधान संशोधन, 1985 और 10वीं अनुसूची। ये पहले भी पूछा गया है आपका, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। लगभग 1 मिनट। ये आपका 1998 में सेम टू सेम पूछा गया था। यही लैंग्वेज भी यही थी कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। इसमें उपबंध है, उसमें प्रावधान था। और ऑप्शन भी आपके एकदम सिमिलर थे, हूबहू, मतलब ये क्वेश्चन पूरा कट पेस्ट है। तो ऐसा नहीं है, हर साल ही पूछा जाता है। इकोनॉमी में पूछा गया है कई बार, हर सब्जेक्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, आपका जो क्वेश्चन है देखिए, ये 2014 में पूछा गया है और 2020 में भी इसकी जो थीम है वही क्वेश्चन पूछी गई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, ये पूछा है कि संवैधानिक सरकार क्या है। ये आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी 11th क्लास की, उसमें मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको। तो देखिए, चलो क्वेश्चन को देखते हैं कि संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। देखिए ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो सरकार है या संविधान का मतलब ये होता है कि सीमित सरकार। अब या फिर यही पूछा था 2020 में कि संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है। संवैधानिक सरकार का मतलब होता है सीमित सरकार। सीमित किसको करती है? सरकार के जो रूल रेगुलेशन, सरकार की जो शक्तियाँ हैं उनको सीमित करती है। ठीक है, तो इसका जो पहला है ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की तरफ हम देखते हैं, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, एकदम करेक्ट है। क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य पर लगाती है प्रतिबंध, ना कि व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाती। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा केवल 2 रहेगा, बी आंसर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है आपका, पूछा गया 2015 में। देखिए ये भी अनुसूची से आ गया। ये कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। तो ये आपका दोनों को मिला के पूछ लिया है कि 5वीं और 6ठी अनुसूची है भारत के संविधान में, उसमें किससे संबंधित उपबंध है, या वो अनुसूचियाँ है आपकी, वो किससे संबंधित है। क्या अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए? एकदम सही बात है भाई, कि अनुसूचित जनजातियों के बारे में ही है, उसमें SC ST के बारे में। अब यदि वो पूछ लेता केवल प्रशासन के बारे में तो 6ठी अनुसूची आती है आपकी। ठीक है, और यदि पूछता प्रशासन और नियंत्रण दोनों के बारे में तो 5वीं अनुसूची आती। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन है वो नीचे दे रखे हैं, आपको यहाँ मिल जाएंगे, ये दोनों ही गलत है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पूछा 2017 में। ठीक है, कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन है आपके बहुत सैद्धांतिक पूछे जाते हैं, मतलब पॉलिटी है वो सैद्धांतिक पॉलिटी से पूछे जाते हैं। और NCERT यदि ऐसे क्वेश्चन को ठीक करना है तो NCERT आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट है। अभी देखिए इसमें कन्फ्यूजन किस ऑप्शन में हो सकता है, इस सी वाले में। सी क्या कह रहा है? गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को। लेकिन अब थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ सी क्यों गलत है। ये कह रहा है कि दूरदर्शिता
लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। किसे क्रियाशील बनाता है? गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को। जो भाई ऑलरेडी बेहतर व्यक्ति है तो उसे क्या क्रियाशील बनाएगा? जो बेहतर का मतलब क्या होगा? वो क्रियाशील तो ऑलरेडी होगा, तो उसे तो क्रियाशील बनाएगा नहीं जो पहले से क्रियाशील है। ये एकदम ज़्यादा करेक्ट है। और कहते हैं ना कि सर्वाधिक अच्छा या उपयुक्त कौन सा है, तो यही है कि साधारण पुरुष, जो साधारण पुरुष और महिला है उनकी बुद्धि और चरित्र, साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाएगा। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन है एकदम करेक्ट है 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2017 में पूछा गया है। इससे ये पता हमको, ये टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए, तो इनसे पता चलता है कि इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमारे को एक, जब हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी, भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो मोटा मोटा एक दिमाग में रहेगा कि अच्छा तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह पढ़ना है उनको। ठीक है, तो आप रोज़ थोड़ा थोड़ा कम 15 से 20 मिनट के आसपास वीडियो बनेगी, तो आप 10 से 12 क्वेश्चन जिसका डिस्कशन किया जाए देख सकते हो आप आराम से। तो क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारतीय संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। ये कह रहा है कि जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसमें से कौन सा उद्देश्य है वो नहीं है। यानी 3 तो उद्देश्य भारत की उद्देशिका में होंगे, एक नहीं होगा। तो इस स्वतंत्रता के बारे में कह रहा है, तो स्वतंत्रता कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता ये नहीं दी गई है। जो हमारी प्रस्तावना में है वो आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र नहीं किया गया है। और आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें पूछा है नहीं है। देखिए, जो अच्छे आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में कई बार। इसमें पूछा नहीं है यानी कौन सा गलत है, तो वो रहेगा बी आंसर। इसका बी इसमें करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, तो जो स्वतंत्रता है आपकी 5 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता होती है उद्देशिका में। और न्याय, उद्देशिका में 3 तरह के न्याय की भी बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, 3 न्याय हो गए। और समानता भी बता देता हूँ, 2 तरह की समानता होनी चाहिए कि एक प्रतिष्ठा और एक अवसर, दोनों की समानता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसका तो करेक्ट आंसर भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन है हम उसके ऑप्शन पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे, उससे संबंधित थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उससे भी डिस्कशन करेंगे। और यूपीएससी से संबंधित क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहा है तो वहाँ की बात करेंगे। तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी वाला इंजीनियर 1 2 3 4 5, ये नाम है। और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो देखिए क्वेश्चन पे की ओर चलते हैं हम। ये कह रहा है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब करता है? ये कह रहा है विधि और स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता, कानून भी है और स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता भी है, इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन सबसे बेहतरीन है? तो उनका हम देखेंगे, यदि विधियाँ अधिक होती है तो स्वाधीनता कम होती है। ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब ऐसा हो कि विधि ज़्यादा हो तो आपकी स्वाधीनता कम हो जाएगी, ये भी गलत है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है कि यदि विधि नहीं होगी किसी भी तरह की तो स्वाधीनता नहीं होगी। आप कहोगे कैसे? मान के चलो कोई आपका राज्य है, राज्य में कोई विधि नहीं है, कोई व्यक्ति किसी को भी मार देगा, पीट देगा, चोरी कर देगा, कोई अपराध कर देगा, क्यों? उनको दंड नहीं दिया जाएगा, क्यों? कोई ऐसा कोई विधि या कानून ही नहीं बनाया गया। तो हमारी तो स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है, वो तो कहीं ना कहीं कम हो गई ना। कि हम कह रहे कि चलो हमने जो किसी के खिलाफ बोल दिया, हमको घूमने की आज़ादी है, ऐसे ले लीजिए आपको घूमने की आज़ादी है, लेकिन कोई आया आपको पीट के चला गया और आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि कोई विधि ऐसा लॉ नहीं है। तो कहने का मतलब जो स्वाधीनता वो तो कम हो गई ना आपकी। तो यानी विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ठीक है, ये सबसे उपयुक्त इसका है। बाकी ऑप्शन भी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे जैसे पढ़ते हैं, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, ये भी गलत है। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है, नहीं। बल्कि तो अच्छा है कि आपको यदि समय के अनुसार भारतीय जो संविधान है उसको जीवंत दस्तावेज कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी परिस्थितियाँ है समय के अनुसार बदलती रहती है। तो समय के अनुसार बदलती रहती है तो विधियों को भी बदलना ज़रूरी है। बहुत सारे कानून हैं, अंग्रेजों को टाइम है, हम उनमें परिवर्तन कर रहे हैं। तो परिवर्तन कर रहे हैं तो यानी विधियों में परिवर्तन कर रहे हैं तो अच्छा है। अच्छाई के लिए भी तो परिवर्तन होता है ना, ये थोड़ा ना कि हमेशा खराब ही परिवर्तन होगा, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे उपयुक्त होगा
बी आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अब ये आपका क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि मेरा समझाने का तरीका आपको जैसा भी लग रहा है तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कमेंट के माध्यम से कि मुझे थोड़ा और शॉर्ट में समझाना चाहिए या और डिटेल में, या आपको जैसा मैं समझा रहा हूँ ठीक लग रहा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना गया। यानी कह रहा है कि विधि के शासन है उसके कौन कौन से लक्षण हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम इसका देखते हैं। देखिए, पहला आंसर है कि शक्तियों का परिसीमन। ठीक है, शक्तियों का परिसीमन, ये तो एकदम सही है कि विधि का शासन का मतलब ही क्या होता है, या संवैधानिक सरकार का मतलब होता है सीमित सरकार। और विधि का शासन यानी सरकार पे कुछ पाबंदियाँ लगी होगी, सीमित होगी उसकी लिमिटेशन या शक्तियाँ, तो एकदम सही है पहला। दूसरा देखते हैं विधि के समक्ष समता, एकदम सही है, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट ही है। जब तीसरा देखते हैं सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये गलत है क्योंकि जनता का सरकार के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि उल्टा है इसमें कि सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व होगा। सरकार ही तो ध्यान रखेगी ना, कोई समस्या हो गई जनता को तो कौन ध्यान रखेगी, सरकार रखेगी। तो इसका ये तीसरा आंसर गलत है। वैसे देख लेते हम 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये तो चले जाते हैं 2 4 और 1 2 4 एक सही था, तो सी आंसर। ये तो आपका एलिमिनेशन टेक्निक कहते हैं इससे। तो हम इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। आपका ऑप्शन को स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, एकदम सही है। विधि के शासन में स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार तो होना ही चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 2 और 4, 3 गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।